हेलो, कैसे हैं दोस्तों। जय श्री कृष्ण। आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीजीएस के अंदर। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत जानदार टॉपिक, जो अभी लेटेस्ट कल आपने न्यूज़ देखी होगी, अभी चल रहा है कि राजस्थान के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, उसी को हम डिस्कस करते हैं। आज हमारा टॉपिक है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव देखिए, भारत में मुख्य रूप से संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। उस संसदात्मक शासन प्रणाली के अंदर ये सब सरकार होती है, मुख्य रूप से जनता के विश्वास पर खड़ी होती है। तो मुख्य रूप से विपक्षी पार्टियों के द्वारा समय समय पर सरकार की विश्वसनीयता को जांचने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। मुख्य रूप से सबसे पहले अविश्वास नेहरू के समय के अंदर पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था, याद रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल के अंदर पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था। अगली बात, अविश्वास प्रस्ताव संवैधानिक प्रस्ताव नहीं है, अर्थात संविधान में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। अगली बात, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। ये प्रस्ताव राज्यसभा के अंदर कभी भी नहीं आ सकता, ये सिर्फ लोकसभा के ही अंदर आ सकता है। इस अविश्वास प्रस्ताव से पहली बार हमारे देश में 1978 में पहली बार मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, उस मोरारजी देसाई की सरकार को इस प्रस्ताव के तहत पहली बार सरकार गिरी थी। मोरारजी देसाई की सरकार 1978 में अविश्वास प्रस्ताव से पहली बार हारी थी या गिर गई थी। कोई भी विपक्ष का सदस्य इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आ सकता है। इसके तहत नियम 198 के तहत कोई भी व्यक्ति या सदस्य सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। याद रखेंगे, नियम 198 के तहत कोई भी सदस्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। लेकिन नियम आप जरूर याद रखेंगे 198 के तहत ये जो नोटिस है, लोकसभा के स्पीकर को सुबह 10 बजे से पहले ये लिखित नोटिस देना होता है। लोकसभा के महासचिव को ये देना होता है, सुबह 10 बजे से पहले नोटिस देना होता है। सदन में प्रस्ताव रखते समय, अगली बात हो रही है, जब आप सदन में प्रस्ताव रखते हैं तो आपको प्रस्ताव रखते समय 50 सदस्यों का समर्थन आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे नोटिस दे दिया। जब आप नोटिस दे रहे हैं तो आपके पास 50 सदस्यों का समर्थन होना ही चाहिए। अगर 50 सदस्यों का समर्थन नहीं है तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का फैसला करता है। मुख्य रूप से लोकसभा स्पीकर इसको स्वीकार तो करेगा नहीं। अगर 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है तो इसको वो अस्वीकार कर ही नहीं सकता मुख्य रूप से। लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि लोकसभा अध्यक्ष उसको प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का फैसला करता है। प्रस्ताव अगर वो स्वीकार कर लेता है, ये सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है और लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो वो 10 दिन के अंदर बहस डिबेट के लिए समय और तारीख फिक्स कर देता है कि तब तक, ताकि सरकार भी तैयार हो जाए और एक निश्चित आपको समय दे दिया जाता है कि उस दिन आपकी इस मुद्दे पर डिबेट होगी, वोटिंग वगैरह होगी, सारा एक वो नाम फिक्स कर देता है। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा सरकार के खिलाफ आए थे। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी उसके खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव के आधार, अर्थात अविश्वास प्रस्ताव जो आता है किन आधार पर आता है, मुख्य रूप से राजनीतिक आधार होता है। राजनीतिक आधार का मतलब होता है कि भारत में एक चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद एक निश्चित बहुमत प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो सरकार बनाती है। तो एक राजनीतिक जिम्मेदारी भी होती है कि वो सरकार, राजनीतिक जिम्मेदारी होती है जिस सरकार के पास बहुमत है वही सरकार चलाए। अर्थात अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो आप सरकार नहीं चला सकते। इसके बाद कुछ संवैधानिक प्रावधान भी है। 75(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करती है। ये एक संवैधानिक प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करती है। इसका मतलब ये होता है, जो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब यहाँ पर यह होता है कि अगर उसको बहुमत प्राप्त है तो ही वह सरकार मतलब मंत्रिपरिषद कार्यपालिका काम करती है। वहीं 75(3) क्या कहता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। इसका मतलब ये होता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर प्रधानमंत्री या किसी भी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी ही सरकार को जाना पड़ता है, यानी सारे मंत्री एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। अनुच्छेद 118 ये क्या कहता है कि अनुच्छेद याद रखें, अनुच्छेद 118 ये कहता है कि संसद का प्रत्येक सदन अपनी कार्रवाई का नियम बना सकता है। देखिए ये सारे जो संवैधानिक प्रावधान, राजनीतिक प्रावधान आ गया, फिर अनुच्छेद 118 क्या आ गया, ये अनुच्छेद 118 ये कहता है कि संसद का प्रत्येक सत्र अर्थात लोकसभा राज्यसभा को अपनी कार्रवाई चलाने के लिए विशेष प्रावधान करने का इसके अंदर प्रावधान किया गया है कि 118 के तहत संसद का प्रत्येक सदन अपनी कार्रवाई, अपना नियम बना सकता है कि हमें संसद की कार्रवाई कैसे चलानी है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव बनाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही
प्रक्रिया नियम का वर्णन किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई कब लाया जाता है, क्या क्या उसकी प्रोसेस है, वो सारा का सारा वर्णन अनुच्छेद 198 में किया गया है। अब जब ये सारा फिक्स हो जाता है, लेकर आ जाता है, उसके तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको स्पीकर के द्वारा डिबेट करते समय दिया जाता है। अर्थात अपनी बात रखने का पूरा समय दिया जाता है भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ को। प्रत्येक राजनीतिक दल को बोलने का समय दिया जाता है और सबसे अंत में प्रधानमंत्री अपनी बात रखता है। प्रधानमंत्री जो कि सदन का नेता है, प्रधानमंत्री अपनी बात रखता है। अंतिम प्रक्रिया में क्या होता है, जब सारा कुछ डिबेट वगैरह होता है, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी अपने विचार रख लेती है, अंतिम प्रक्रिया के अंतर मतदान होता है। मतदान भी दो तरीके से होता है, ध्वनि मत, या तो ध्वनि मत से हो सकता है, अगर ध्वनि मत से नहीं होता है तो लास्ट के अंदर मत विभाजन अर्थात वोटिंग भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में सरकार को जाना ही होता है। अगर सरकार अविश्वास प्रस्ताव में हार जाती है तो फिर सरकार का जाना निश्चित हो जाता है। 1999 में अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार भी इसी प्रोसेस से चली गई थी। तो आई होप अविश्वास प्रस्ताव का बहुत अच्छी तरह से समझ होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।